हमारी टीम का मत ये है कि हम जल्दी से जल्दी काउंसलिंग कराएं, क्योंकि पंचायत चुनाव बहुत नियर बाई हैं। अगर पंचायत चुनाव से पहले अपना लिस्ट विस्ट नहीं आई तो समझ लो कि फिर वो बहुत लेट हो जाएगा। तो हम किसी भी स्थिति में जनवरी के बाद के मूड में बिल्कुल भी नहीं है। बाई हुक बाई क्रुक कैसे भी करके हम क्या कर रहे हैं कि जनवरी में ही कराने के मूड में हैं, ठीक है। और उसका एक पर्टिकुलर समय सीमा है, उसके लिए जो फॉर्मेलिटीज़ हैं वो करी जानी बाकी हैं, तो उसके हिसाब से ही सब कुछ होगा। क्योंकि किसी एक व्यक्ति विशेष के मैं कह दूं कि 15 जनवरी को तक सारी चीज़ें हो जाएंगी, इट्स इम्पॉसिबल। मैं कह दूं कि 20 तक हो जाएंगी, इट्स इम्पॉसिबल। क्योंकि जो चीज़ें चरणबद्ध तरीके से, कल एक चीज़ बहुत बढ़िया बोली है डीजी सर ने जब प्रयागराज की टीम उनसे मिली है कि चरणबद्ध तरीके से हम चीज़ों को सुलझाने लगे हुए हैं। तो पहली चीज़ कि मैं शुरू से कहता आया हूँ कि विद्यालय आवंटन हमारी लिस्ट के लिए इतना बड़ा रोड़ा नहीं है, सबसे बड़ा है संशोधन। तो संशोधन वाला जो मैटर है वो ऑलमोस्ट डन हो चुका है। उस पर जो निर्णय लिए जाने थे वो लिए जा चुके हैं। क्योंकि सचिव और उप सचिव, ध्यान से सुनिएगा, सचिव और उप सचिव सिर्फ 2 ही व्यक्तियों को संशोधन करने का, संशोधन पर निर्णय लेने का अधिकार था। यानी जो पर्टिकुलर फाइल पूरे प्रदेश से गई है, फाइल गई है संशोधन पे, एक एक आख्या मंगाई है बीएसए से कि इसमें क्या कमी है, उसमें क्या कमी है, और उनको एक एक फाइल चेक करी है सचिव और उप सचिव महोदय ने। तो आप ये मान के चलिए कि उसमें टाइम तो लगेगा ही। अब क्या होगा, 2 सूची आएंगी, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। 2 सूची आएंगी। आपने देखा होगा कि डिस्ट्रिक्ट मथुरा में आवेदन निरस्त कर दिए गए थे। उसके अलावा एक आध डिस्ट्रिक्ट और थी जहां पे बीएसए ने आवेदन निरस्त कर दिए थे 4 दिसंबर 2020 के जीओ के संशोधन वाले के अकॉर्डिंग। लेकिन जब संशोधन वाले मंत्री जी के सामने अपना रोना धोना किए तो मंत्री जी ने कहा है कि ठीक है, हम उनको सरेंडर बैक करा रहे हैं, बीएसए स्तर से कोई भी आवेदन निरस्त नहीं होगा। क्योंकि इसमें पूरा सर्वे सर्वा सचिव है, बीएसए तो सिर्फ टेक केयर अथॉरिटी है। यानी जो लखनऊ से लिस्ट आ गई उन्होंने यहाँ करवा दिया, यहाँ से जो डाटा जा रहा है वो लखनऊ को भेज दिया। उनका काम सिर्फ और सिर्फ इस भर्ती में इतना है, ठीक है। बीएसए के पास कोई रोल नहीं है। इवन विद्यालय आवंटन भी लखनऊ से ही होके आ रहे हैं, सबको पता है ये चीज़ें। तो अब 2 लिस्ट आएंगी। पहली जो संशोधन पे जो लीगल संशोधन है जो करेंगे उनको एक लिस्ट आएगी कि इनको विद्यालय आवंटन 36,590 के साथ कर दिया जाए, प्लस दूसरी आ जाएगी फाइनल निरस्त वाली। यानी वो निरस्त के बाद फिर वो निरस्त ही रहेंगे, उस पर कोई विचार नहीं किया जाना है। समझ रहे हो ना? इसीलिए गवर्नमेंट इतना डिले कर रही है, इतना प्रशासन शासन की तरफ से डिले हो रहा है संशोधन को, क्योंकि एक एक फाइल चेक की जा रही है, उसमें एक एक बिंदु चेक किया जा रहा है। कहीं ऐसा ना हो कि जो इलीगल है वो लीगल बन के विद्यालय आवंटित हो जाए और जो लीगल हैं वो इलीगल वाली लिस्ट में चले जाएं, ठीक है। अब सुनिए, कुछ लोगों का ये मत है जो दूसरी टीम काम कर रही है कि भाई 35, मैंने ऐसी पोस्ट पढ़ी थी कहीं कि 3500 रिजल्ट आ चुके हैं टीजीटी पीजीटी के, तो ये लो मेरिट वालों के लिए कहीं ना कहीं एक शुभ संकेत है कि कुछ सीटें उनके लिए बच जाएंगी। अब यहाँ पे लो मेरिट वाले, अभी तक सब लो ही मेरिट हैं। इवन मैं या कोई 61 वाला बैठा है वो सब लो मेरिट हैं, क्योंकि लिस्ट अभी तक नहीं आई है। ये चीज़ ध्यान रखना, मैं इसमें किसी को कटाक्ष नहीं कर रहा, सिर्फ अपनी बात रख रहा हूँ और आप लोगों को चीज़ें स्पष्ट रूप से समझ में आनी चाहिए, वो समझाने का मैं आपको प्रयास कर रहा हूँ। तो जो लो मेरिट वाले हैं, यानी जिनका गुणांक 65 के आसपास है, या यूं बोलो वो 66 से नीचे हैं, 65 और 66 के बीच में हैं, उन लोगों की भावनाओं के साथ बहुत बुरी तरीके से खेला जा रहा है मित्रों, खेला जा रहा है। इसलिए ऐसे लोगों से तुरंत दूरी बना के रखें। अब मैंने ये चीज़ क्यों कही, तो आपकी तो सिर्फ ये मान के चलिए कि सिर्फ भावों से खेला जा रहा है। वो कैसे, उसका मैं बता रहा हूँ, उस चीज़ के ऊपर भी आऊँगा कि क्यों। वो इस वजह से मेरे मित्रों कि सबसे पहले जो पोस्ट आई थी वो शिवम सिंह छत्री भाई की आई थी कि ओबीसी 66.13 तक जाएगी और यूआर जाएगी कहाँ तक, 64 पॉइंट समथिंग जाएगी, यानी 65 से नीचे कुछ उन्होंने अपना आंकड़ा दिया था, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद तुरंत 2, 4, 6 दिन बाद उसने किसी ने भी उस पोस्ट को ट्रोल नहीं किया था, ये यहाँ बताना बहुत जरूरी हो जाता है। लेकिन 2-4 दिन बाद जब हमारी टीम की तरफ से, या यूं बोलो कि राजवंशी संतोष के एनालिसिस के अकॉर्डिंग जब उन्होंने बोला कि यूआर 66.23-33 जो भी है वो रहेगी और ओबीसी नीचे जाएगी, तो तुरंत ट्रोल होने लग गए थे, ठीक है, कि नहीं भाई ऐसा कैसे हो सकता है, ये बात फलानी बात। तो सुनिए, अब मैं स्पष्ट रूप से कह देना चाहता हूं, अगर आप अपनी एनालिसिस के ऊपर सही हो तो वर्क करो ना, तीसरी काउंसलिंग कराओ जल्दी। किसने रोका है आपको? मना किया है चीजों को गो थ्रू होने से, आप करवाओ ना। आप अपने डाटा पे कायम रहो, लोगों से मत खेलिए, भावनाओं से मत खेलिए।
तो भाई जो 65 से और 66 के बीच की जो लॉबी है, मैं उन भाइयों से हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहता हूं कि किसी पे विश्वास ना करें। अगर ऐसे लोग हैं तो उनसे तुरंत दूरी बना के रखें, कि जो एक कभी आज पोस्ट कर देंगे ये और शाम को पोस्ट कर देंगे कुछ दूसरा। दूरी बनाएं ऐसे लोगों से, पहचानें कि कौन किस तरीके से काम कर रहा है, किसको कहां पे टारगेट किया जा रहा है, किस क्रम में टारगेट किया जा रहा है, ये आप लोगों को डिसाइड करना है। अंधभक्त मत बनिए, क्योंकि आंसर की मुद्दा और एमआरसी मैटर दो बहुत बड़ी चीजें हैं। कल ही केशव प्रसाद मौर्य जी को ज्ञापन दिया गया है इस चीज के लिए कि थर्ड काउंसलिंग तब तक ना कराई जाए जब तक आंसर की वाला मैटर फाइनल ना हो जाए। आपको पता होनी चाहिए चीजें। अगर ऐसे हो गया ना तो राधे राधे जपा करना सब लोग। इसलिए बेटर है कि जितनी जल्दी फोकस हो जाए काउंसलिंग करवा लीजिए, जितनी सीटों पे हो जाए उतनी करवा लीजिए। और एक चीज और हम कह रहे हैं इस चीज को, आज मैं लिखित में दे सकता हूं इस चीज को। ये तो लिस्ट क्या, दूसरी क्या, तीसरी सूची भी आएगी, जो सिर्फ और सिर्फ संशोधन से खाली हुई सीटें और जो बची कुची सीटें उन पे आएगी। ठीक है, कभी भी सिर्फ और सिर्फ ऐसी सीट मिलेंगी जिन पर कोई दावा ना कर सकता, जो निर्विवाद सीटें हैं वो सीट मिलेंगी। ठीक है मेरे भाइयों, तो अंधभक्त बनने के बजाय जो सही काम कर रहा है उसके साथ देखो, उनका मैं तो ये कहता हूं उनको भी मत देखो। आपको जो लग रहा है कि ये सही डायरेक्शन में काम कर रहा है उसके साथ चलिए, और अपना शोषण होने से बचवाएं। अपना जो मानसिक शोषण जो लोग कुछ लोग कर रहे हैं आपका, कि इतने पे हो जाएगा उतने पे हो जाएगा। भाई गुणांक कैटेगरी कोई नहीं जानता, किस कैटेगरी में कितनी सीटें खाली जाके किस तरीके से वो चीज़ें होंगी, कितना गुणांक नीचे, कोई नहीं जानता। बस मेहनत करना है। हाँ ये है कि एक आदमी अनुमान लगा लेता है कि इतनी सीटों पे मेरा सिलेक्शन श्योर हो सकता है। ठीक है, गवर्नमेंट मैं बता रहा हूं फिर से, गवर्नमेंट पहले फेज में सिर्फ निर्विवाद सीटों पे काउंसलिंग कराएगी जिनकी संख्या 6800 से 7400 हो सकती है। दूसरे फेज में जो कराएगी वो कराएगी जितनी विवाद वाली सीटें हैं उनको, जो इसमें से एब्सेंट वाली बचेंगी वो, और वो तो हो सकता है कि एक काउंसलिंग और हो जाए, और वो काउंसलिंग हो सकता है कि 3-3.5 सीटों पर हो जाए। तो ऐसे करके आपको 10,000 के आसपास सीटें मिल सकती हैं। लेकिन आप ये कहो कि पहली सूची में ही 10 मिल जाएं या 8 मिल जाएं, इम्पॉसिबल है। ये बिल्कुल इम्पॉसिबल है। पहली सूची में कभी 10,000 सीटें नहीं मिलेंगी, लेकिन 2 बार सूची आ गई तो उसमें 10,000 मिल भी सकती हैं, ऐसी पॉसिबिलिटीज हैं। क्योंकि 7,000 इसमें और 2-2.5-3,000 उसमें, इस तरीके से। तो अब लगा लो कि किसका कितने गुणांक तक हो जाएगा। तो मैं तो समझ रहा हूं कि आराम से 65 तक जितने भी लोग हैं हो जाएगा। तो जैसे ही संशोधन होगा तुरंत उसके बाद विद्यालय आवंटन हो जाएगा दोनों का साथ में। तो ये इन दोनों के लिए एक ही ताबूत है, विद्यालय आवंटन और संशोधन वालों का। जिस दिन ये संशोधन हो गया तो समझ लो विद्यालय आवंटन अपने आप एक ही ताबूत में बंद हो जाएंगे। उसके बाद फिर तीसरी काउंसलिंग में कोई रोड़ा नहीं है। गवर्नमेंट के पास डाटा है, चाहे वो जीओ निकाले या जीओ ना निकाले, वो भर्ती करा सकती है। समझ में आ रहे हैं ना? सिर्फ इस वजह से लिस्ट नहीं आ रही है। बाकी आपसी पटाक्षेप में कुछ नहीं रखा किसी से। हम आज भी कह रहे हैं कोई हमारे साथ काम करना चाहता है तो बिल्कुल आए, मोस्ट वेलकम आए। लेकिन इन चीज़ों पे नहीं आए कि नहीं हमने जो बोल दिया वो उन्होंने वो कर दिया। हम कभी भी किसी भाई की पोस्ट का कभी खंडन नहीं करते। हो सकता है कि हमसे जो चीज़ें चूक रही हैं वो हो, इनसे बढ़िया, ज़्यादा बढ़िया तरीके से काम आर के भाई कर रहे हैं। कम से कम वो बंदा घर से तो बाहर निकल रहा है। लखनऊ में बंदा वो 10 दिन से हैं, वो बंदा कम से कम सचिवालय तक गया तो सही, रेणुका मैम से मिला तो सही, SCRT पे कम से कम 20 बार गए तो सही। वो ज्यादा बढ़िया काम कर रहे हैं आर के भाई। और मैं शुरू से कहता आया हूं कि 1133 सीटों पे सिर्फ और सिर्फ हक SC का है, सबसे पहले है अगर, तो उसके बाद OBC है और देन UR है। क्योंकि ये 1994 की मायावती के टाइम की अमेंडमेंट नियमावली है। ये नियमावली है।
ये नियमावली में साफ साफ मेंशन है कि पहले अगर एसटी के कैंडिडेट अवेलेबल नहीं होंगे तो फिर एससी को दी जाएंगी वो सीटें, एससी में भी नहीं है तो ओबीसी को दी जाएंगी, क्योंकि रिजर्व कैटेगरी की सीटें सिर्फ और सिर्फ रिजर्व से भरी जाएंगी। कहने का मीन्स मेरा ये है। तो 1133 मुद्दा अलग है, हाँ, लेकिन ये भी है कि इस भर्ती का आखिरी चैप्टर और आखिरी चौपाई अगर कोई लिखेगा तो 1133 सीटें लिखेंगी। उससे पहले ये भर्ती क्लोज नहीं होगी। ठीक है, तो उम्मीद है मैं अपने तरीके सार्थक तरीके से आपके पास साथ अपनी बात रखवाया हूँगा। यानी पॉलिटिकल अप्रोच बढ़ा दें, धैर्य रखें, कौन किस तरीके, राधे राधे भैया संतोष भाई, और धैर्य रखें, कौन किस डायरेक्शन में, सही डायरेक्शन में काम कर रहा है उनको पकड़ें, उनके साथ चलें, उनके जैसी सोच रखें, और सबसे बड़ी चीज़ धैर्य रखें, धैर्य रखें और धैर्य रखें। टीम पर विश्वास करें। अब आज तक आपने इतना विश्वास किया है तो कुछ दिन और करिए, एक आध वीक और करिए। कहीं अभी तक कोई ऐसी जरूरत नहीं है कि धरने की जरूरत पड़े, कोई जरूरत नहीं है अभी तक कि धरना की जरूरत पड़े कि हम धरने से चीजें निकलवाएंगे। अभी हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस खुले हुए हैं। कोई ये कहे कि शासन से हमें स्पष्ट रूप से जवाब क्यों नहीं मिल रहा है, तो भाई अभी नहीं मिलेगा। शासन के पास दो सबसे बड़ी नजीर हैं कि संशोधन, दो सबसे बड़े रोड़े हैं और विद्यालय आवंटन। ये अगर हो जाएंगे तो अपने आप ही शासन की तरफ से जवाब आ जाएगा। इस चीज को मैं गारंटी दे रहा हूं आपको, ठीक है। और आप लोग हर तरीके से अपने जिलों में मेहनत कर ही सकते हैं। सब लोग जिलों में टीम बनाएं, ज्ञापन दें, और ज्ञापन में सिर्फ और सिर्फ 2 ही लाइन डालनी है कि 1100 ये जो 69,000 शिक्षक भर्ती में प्रथम और चरण में द्वितीय काउंसलिंग के पश्चात जितने भी रिक्त पद रह गए हैं उन पर जल्दी से जल्दी दूसरी सूची जारी करने की कृपा करें। हमें आशीर्वाद दें, हम भी आपके बच्चे हैं, वगैरह वगैरह। बस ज़्यादा लंबा नहीं होता, क्योंकि बड़ा ज्ञापन पढ़ने के लिए किसी के पास कोई टाइम नहीं होता, ठीक है। और ये फैक्स भी जल्दी हो जाएगा और टाइप भी जल्दी हो जाएगा, आपको देन एंड देयर भी मिल जाएगा विधायकों के कार्यालय से। समझ में आ रहे हो? अगर आपने 2 पेज का ज्ञापन दे दिया ना, उसको टाइप करने में भी वो 36 बार सोचेंगे कि इसको टाइप करना है या नहीं करना है, ठीक है। थोड़े से स्मार्ट वर्क करें, ठीक है। पॉलिटिकल बस ये 2 दिन है हमारे पास, शनिवार और रविवार। इन 2 दिनों में अपने जिलों में जाएं। विधायक सबके अभी गृह जनपद में ही होंगे, सब पूरे के पूरे विधायक जो भी हैं उन विधायकों से संपर्क करें और बोलें कि हमें अपने लेटर पैड पे मंत्री जी से मिलने का आश्वासन चाहिए। बस मंत्री जी से मिलने का चाहिए और मंत्री जी को अपना ज्ञापन दें, मंत्री जी के या मुख्यमंत्री जी को अपना ज्ञापन देने के लिए सार्थक तरीके से बात रखी जाए उनके सामने, तभी कुछ होगा। आप ले जाके भीड़ वहां बैठा दोगे ना, सूजी लेकर ही लौटोगे वहां से। ठीक है भाइयों, तो ये कुछ बिंदु थे जो बताना बहुत जरूरी हो गया था समय के साथ, क्योंकि बहुत ज्यादा नकारात्मकता का माहौल फैल रहा था और 65 से लेकर 66 के बीच की जो लॉबी थी उन्हें समझ में भी नहीं आ रहा था उन्हें क्या करना चाहिए। तो सब भाइयों को समझ में भी आ गया होगा कि आप अपना खुद का विवेक इस्तेमाल करें, लोगों से जो सही जानकारी दे रहा है उन लोगों से मिलें, सिर्फ और सिर्फ पटाक्षेप वाली बातें ना करें। और दूसरी चीज कि विश्वास बनाए रखें। किसी को कुछ नहीं पता है कि कितनी मेरिट जाएगी, इसलिए आप सब लोग तब तक सिक्योर हैं जब तक लिस्ट नहीं आ जाती है। समझ में आ रहे हैं? हो सकता है कि ओबीसी 65 चला जाए, हो सकता है कि यूआर 65 चला जाए, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है। क्योंकि किस तरीके से, क्योंकि अभी पता है क्या है, करना कुछ नहीं है। जो सॉफ्टवेयर है उसमें सिर्फ ये दिखा देंगे कि हाँ 4,500 ओबीसी की सीटें खाली हैं, मान के चलो, तो 4,500 उसमें ओबीसी पुट कर दी। यूआर की ये सारी है, सेम सॉफ्टवेयर है, सेम सारी चीजें हैं। एमआरसी खत्म हो चुकी होगी ऑलमोस्ट, रिजर्वेशन इसमें से खत्म हो चुका होगा। 66-73 से जैसे ही नीचे मेरिट आएगी तुरंत ओवरलैप करना स्टार्ट कर देगा। तो ठीक है, तो ये जो यथार्थ सत्य है इनसे नहीं भागा जा सकता। कोई ये कहे कि ओवरलैप नहीं हो रहा है तो वो आपको समझो गुमराह कर रहा है, ओवरलैप जरूर होगा, ठीक है। दूसरी चीज ये है कि किस तरीके से लोग आपको बेवकूफ बनाए रखे हैं उनको समझिए, उन लोगों से दूरी रखिए, सही लोगों को चुनिए, सही लोगों के साथ चलिए और प्रयास करते रहिए अपने जिलों में, ठीक है। पूरी की पूरी टीम, मैं अपना जो मेरी टीम है उसमें आप सब लोग भी आते हैं। जो हम लोग हैं वो जल्दी से जल्दी काउंसलिंग कराने की फिराक में है। बस हम प्रयास ये कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी काउंसलिंग हो, और जो चीज जो आपसे कह रहा है कि हम डिले कराएंगे और सारी सीटों को जुड़वाएंगे
तो समझ लो कि वो सिर्फ और सिर्फ आपसे क्या कर रहा है, आपकी भावनाओं के साथ खेल रहा है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। उन्हें लग रहा है कि हमारी डाटा के एनालिसिस के अकॉर्डिंग हम सही हैं, तो निकलवाओ काउंसलिंग, फिर किसने रोका है? आप यही पॉइंट समझो। आपको मैं क्यों बोल रहा हूं कि भावनाओं के साथ खेल रहा है, कि जब उन्होंने अपना खुद का बनाए हुए डाटा पे उनको विश्वास नहीं है, तो आप लोगों का कैसे एश्योरेंस दे सकते हैं कि हम आपको साथ लेके चल रहे हैं, हम आपके बारे में सोच रहे हैं? हो सकता है कि वो खुद के बारे में सोच रहे हो, आपके कंधे पे बंदूक रख के, क्योंकि हमें अपने डाटा पे भरोसा है तो हम आगे बढ़ रहे हैं ना। जब उनको अपने डाटा पे भरोसा है तो वो लोग आगे बढ़े, क्यों नहीं बढ़ रहे हैं? क्यों कह रहे हैं कि हम सबको तब लेके चलेंगे? तो भाई ये गुणांक और सीटों के झंझट से अपने आप को बाहर निकालें, बचें उनसे, और आप सही तरीके से अपना विवेक इस्तेमाल करें और चीजों को समझें। यही यथार्थ सत्य है, इसको कोई नहीं झुठला सकता। ठीक है, तो उम्मीद है मैं अपने तरीके से, सार्थक तरीके से बात रख पाया हूंगा। जनवरी में ही सब कुछ होगा, ऐसी हमें आशाएं नहीं, हम दृढ़ संकल्पित हैं, क्योंकि जनवरी के 7-8 दिन आप निकल चुके हैं, पहला वीक खत्म हो चुका है। फिर दूसरी चीजों को कुलविंदर भाई बोल रहे हैं R9 टीवी पर भी अपना थर्ड काउंसलिंग का चल रहा है, तो जाके सब लोग देखें। मैं भी लाइव सेशन खत्म करके मैं भी देखता हूं क्या चल रहा है। ठीक है भाई, तो बस ये है, पॉलिटिकल अप्रोच बढ़ा दें, मंत्री जी से मिलने के लिए टाइम मांगे, अपने विधायकों से फोन करवाएं, ताकि ज्यादा से ज्यादा शासन पर प्रेशर बने और हम अपनी लिस्ट निकलवाने में कामयाब हो सकें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद लाइव सेशन देखने के लिए, जो आपने कीमती समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। उम्मीद है कि जनवरी में आप सभी बेसिक में मास्टर हो जाएंगे। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। श्री राधे।